हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से संस्कृत का लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। लघु उत्तरीय में हम एक पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो 1 से 12 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका था। अब हम लोग 13 क्वेश्चन के आगे डिस्कस करें आती लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं 13वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या किस तरीके से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग कैसे उसका आंसर दें अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं संज्ञा से आशय, जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों के नाम जो क्रमशः दिए गए हैं। जैसे प्राणियों के नाम जैसे मनोज हो गया, रागिनी, कुत्ता, भैंस, चिड़िया, इस तरीके से प्राणियों के नाम हो गए। ठीक। अब वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मेज, टीवी, मोबाइल इत्यादि। अब स्थानों के नाम जैसे लखनऊ, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद, इस तरीके से। ठीक। अब अगला है जैसे भावों भावों के नाम जैसे प्रेम, घृणा, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शांति, ईर्ष्या, ये सब भाव हैं। ठीक। अब पूछा गया है इसके संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया गया हम लोगों का मुख्य 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। जो हम व्यक्तिवाचक जो जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव को बोध कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कला। जैसे भगत सिंह, पहाड़, जेल, इस तरीके से व्यक्ति का बोध करा रहा है केवल एक। अब जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा कला। जैसे पुरुष, गेंद, घर इत्यादि। अब भाववाचक जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा, जैसे ऊपर हम लोग देखें भावों। ठीक। अब इसमें कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के 2 भेद बताए हैं, समुदायवाचक, एक द्रव्यवाचक। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। समुदायवाचक हम लोग उसे कहते हैं जैसे जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूहों का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि, ये सब समुदायवाचक है। जैसे समुदाय, कई लोगों को, गुट को समुदाय कहा जाए। जैसे अब द्रव्यवाचक क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूँ, कोयला, लकड़ी इत्यादि। ठीक। कैसे द्रव्य का बोध हो रहा है, सॉरी, लोहा, कोयला, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत देगा, हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे दिया गया अहम पुस्तक पठामि। अब दूसरा दिया गया तम प्रति दयाम कुरु। अब सा वाला दिया गया हम लोगों का शिशुः प्रकृत्या सरला भवति, गुरुवे नमः। इस तरीके से हम लोग अब क्रम वाइज देखते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक। बा वाला का हो जाएगा हम लोगों का उत्तर उस, जैसे ता प्रति दयाम कुरु, उस पर प्रतिदिन दया करो। अब शिशु प्रकृतिया सरला भवति, मतलब शिशु प्रकृति से सरल होता है। गुरुवे नमः मतलब गुरु को नमस्कार है। इस तरीके से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। हिंदी देगा वे पुस्तक पढ़ते हैं, तुम सब मंदिर जाते हो, वे सब विद्यालय गए, हम सब वहाँ देख रहे हैं। अब जैसे हम लोग क्रमवाइज जैसे वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, कई लोगों के लिए बात बता रहा है। ठीक। अब तुम सब मंदिर जाते हो, युवम मंदिरम गच्छत, अब वे सब विद्यालय गए, ते विद्यालयम गच्छम, अब हम सब वहाँ देख रहे हैं। ठीक। इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं वयम तम पश्यामः। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है निम्नलिखित नीतिपरक वाक्यों को हिंदी में लिखिए। जैसे हम लोगों का जैसे वाक्य दे देगा, जैसे पहला दिया गया है मह्यांश प्रकृत्या मितिभाषिणाः, इस शब्द को हम लोग ऐसे देगा। ठीक। अब इसका हम लोग को हिंदी में करना, जैसे सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुर भाषी होते हैं।
अगला जैसे ज्ञानम भरम क्रियाम बिना, जो उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार की भांति होता है, इस तरीके से। अगला दिया है कर्तव्यम ही सत्यावाच्य, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है जैसे हित हितम मनोहरी च दुर्लभ वाच, हितकारी तथा प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया है हम लोगों का यत्र नर्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब जैसे विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, इस तरीके से इसका आंसर। परोपकार सत्ता विभूतयः, सज्जनों की संपदा परोपकार होती है, हेतु होती है, इस तरीके से हम लोग आंसर ले। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है भारत वंदना के किसी एक अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कीजिए। अनुच्छेद हम लोगों को देगा, ठीक। जैसे मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमो नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः, इस तरीके से इसका भावार्थ हो जाएगा हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। अब मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमो, ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब अगला तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो जनपदभ्यो नमः, इस तरीके से हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, तेरे वनों को नमस्कार है, और तेरे जनपदों प्रांतों को नमस्कार है, इस तरीके से हम लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगला दिया गया हम लोगों का जो दिया गया है जैसे तव कर्णोभ्य नमस्ते अणुभ्यो नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमो, इस तरीके से हम लोगों का देगा। तो इसका भावार्थ हम लोगों का हो जाएगा हे मातृभूमि तेरे कणों को नमस्कार है, तेरे अणुओं को नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है जैसे हम लोगों को परीक्षा में दे सकता है जैसे धातु रूप में लट लकार एवं लंग लकार का प्रयोग बताइए, इस तरीके जैसे धातु रूप प्रथमा भवादि गण पर अस्मदि देगा, जैसे भू भव धातु लट लकार, ठीक। भू भव या जैसे भू का लट लकार में भवति भवतः भवंती, भवशी भवतः भवतः भवत, भवाम भवा भवा, ये लट लकार में होगा। अब भू भव धातु का लंग लकार में हो जाएगा अभवत अभवताम अभवन, अभवत अभवा अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवा, इस तरीके से अभवाम हम लोगों का हो जाएगा। अब इसमें अब कुछ हम लोगों को समझने के लिए दे दिया गया है सीरीज में, जैसे दिया गया है हंस पा गस रच वध पंच नम अस्था स्मृति में जी आदि के रूप में भू धातु की प्रकार ही रूप चलेंगे। जितने जितने यहाँ पे दिए गए हैं सब इसी भू के प्रकार से सब रूप चलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है क्री धातु पर अस्मधि में लट लकार एवं लंग लकार दोनों में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुषों तीनों वचनों में लिखे। जैसे क्री मतलब करोति होता है, क्री मतलब करना, जैसे करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुर्वथ, करोमि करोमि कुर्वः कुर्वम, इस तरीके से हम लोग इसका कुर्मः आंसर कर सकते हैं। अब इसका लट लकार में हो गया। अब लंग लकार में जैसे करो अकरोत अकरोताम अकुर्वन अकुर्वः अकुर्वातम अकुरुत अकर्वम अकुर्व अकर्म, इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा लंग लकार में, ठीक है। ये क्री मतलब करना का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जैसे दिया गया है संज्ञा सर्वनाम के विभिन्न कालों के रूप लिखिए, जैसे संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों का रूप बताइए, इस तरीके जैसे हम लोग पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठाम पठावा पठाम। अब इस तरीके से वध मतलब बोलना, लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे वध का हो जाएगा सा वदति तव वदति ते वदन्ति, त्वं वदसि युवाम वदथ युवम वदथ, अहम वदामि अवाम वदामः वयम वदाम, इस तरीके से हम लोगों का वर्तमान काल लट लकार में होगा वध का, ठीक। अगर लुट लकार का हम लोगों का हो जाएगा जैसे लुट लकार अनुज्ञा के आदेश में होता है, ठीक। अब जैसे हम लोग वदताम तव वदतम ते वदन्तु त्वं त्वं वद वदता युवाम
वदतम, युवम वदत, अहम वदानि, अवाम वदाम, वयम वदाम। इस तरीके से हम लोगों का अनुज्ञा के अर्थ में हो जाएगा। अब अगला है लंग लकार यानी भूतकाल में, जैसे सा अवदत, तव अवदाताम, ते अवदन, त्वम अवदतः अवदह, युवाम अवदतम, युवम अवदह अवदतः, अहम अवदत, आवाम अवदाव, वयम अवदाम। इस तरीके से हम लोगों का लंग लकार भूतकाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, हम लोगों का भी एक बचा हुआ, जैसे विधिलिंग लकार का जो विधि है संभावना के अर्थ में, एक लिट लकार यानी भविष्य काल के लिए होता है। जैसे वदेता है, वदेताम, वदेयु, वंदे, वदेतम, वदेत, वदेयु, वदेय, वदेयम। इस तरीके से भविष्य काल के वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यथ, वदिष्याम, वदिष्याव, वदिष्याम। इस तरीके से इसका रूप चलता है भविष्य काल के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 से 30 की संख्याओं को संस्कृत में लिखे। जैसे नहीं तो और इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे 1 दशन, षोडश, त्रयोदशन संस्कृत को हिंदी में लिखिए। 11 से 19 तक के संख्याओं शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 15 से 20 तक की संख्या शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, 1 को 1 लिख सकते हैं, 2 को द्विव लिख सकते हैं, 3 को त्रि लिख सकते हैं, 4 को चतुर्थ लिखते हैं, 5 को पंचम लिख सकते हैं, 6 को षष्ठ लिख सकते हैं। हम लोग 7 को जैसे लिख सकते हैं, 7 को सप्तन, 8 को अपटन, 9 को नवम, 10 को दशन, 11 को 1 दशन, 1 और 10। इस तरीके से ठीक। और हम लोग 12 को लिख सकते हैं द्विदशन यानी 10 और 2। इस तरीके से त्रयोदशन, 14 को लिख सकते हैं चतुर्थ दशन। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और 15 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 15 को दिया है पंचम दशन, 5 और 10। इस तरीके से ठीक। इसको आप लोग याद करिए, पूछा बहुत स्टेट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 नंबर में पूछा जाता है ठीक। अब विकल्पी में पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है जैसे 16 को क्या लिखा जा सकता है संस्कृत में, तो हम लोग 16 को षोडशन लिख सकते हैं, 17 को सप्तदशन लिखते हैं, 7 और 10। इस तरीके से ठीक। 18 को हम लिख सकते हैं अष्टदशन। 19 को 3 तरीके से नव दशन लिख सकते हैं। 19 को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे 19 को नव दशन भी लिखा जा सकता है, एको विषयंत भी लिखा जा सकता है। एको विषयंती मतलब 1 कम 20 ठीक, उन विषयंती ठीक, ये लिखा जा सकता है। अब 20 को विषयंती लिखा जा सकता है, विषयंती है। 21 को 1 विषयंती यानी 1 और 20 ठीक। 22 को द्विव विषंती, 23 को त्रयो विषंती, 24 को चतुर्थ विषंती, 25 को पंच विषंती, 26 को षंड विषंती, 27 को सप्त विषंती, 28 को अष्ट विषंती, 29 को भी 3 तरीके से लिखा जाता है। इसको आप लोग 29 और 19 और 29 ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है ठीक। कई बार पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 29 को हम लोग लिख सकते हैं नव विषयंती, 20 और 9 ठीक। एको नव त्रिशत ठीक। और उन त्रिशंत, और 30 को त्रिशंत, उन त्रिशंत मतलब 30 में 1 कम ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे अहम पत्रम लिखिष्यामि, जैसे मैं पत्र लिखूंगा। तुम पुस्तकम पठिष्यामि, तुम पुस्तक पढ़ोगे। श्यामः गृहम गमिष्यासि गमिष्यसि, श्याम घर जाएगा। अब अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब जैसे अगला दिया गया है, स ह पाठम अपठतम, उसने कल पाठ पढ़ा था, यानी भविष्य का सॉरी भूतकाल के लिए बता रहा ठीक है। अगला हम लोगों का रामः पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा। अब अगला है बालकः गुरुवम अनवत, बालक ने गुरु को प्रणाम किया। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आप लोग भी ऐसे आप लोग आंसर लिख सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, भो छात्र इहागच्छ। इस तरीके से
को हम लोग लिख सकते हैं जैसे अरे अरे छात्र यहाँ आओ, इस तरीके से युवाम पत्रम पठत, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। ते कंदुकै क्रीडन, वे गेंद से खेले। पश्य का अगच्छत, देखो कौन आता है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ नीतिपरक श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखिए। जैसे यदा यदा दी धर्मस्य ग्लानिर्भवा भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तद्यता तदा त्वमान सृज्यामः, इस तरीके से। जैसे हम लोग पीछे कल भी इस श्लोक को हम लोग देखे थे, ठीक। आज भी देख ले। हे भारत, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। एक कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, इसी में अगला श्लोक दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता का, कर्मेण वधि कास्ते करास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हुतु माँ ते शंगो अश्व कर्मणि। कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म करो, फल के लिए मत बनो, ठीक। और कर्म न करने में तुम्हारी आत्मिक भी अशक्ति भी न हो, इस तरीके से। यानी कि आप लोग कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए, इस तरीके से। अगला इसमें श्लोक दिया गया है, नैनम छिन्दन्ति सत्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्रोपयो न शोषयति मरुतः। इस तरीके से इसको, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात वह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है, यानी अमर है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, नीति पर श्लोक का अर्थ लिखिए, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे नीति पर श्लोक का अर्थ है, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभते गर्भाधा निर्गर्धा इव किंसुका। इस तरह अब इसको हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं जैसे, मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, चाहे उससे कितनी भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा, निम्नलिखित नीति प्रति श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वृंत यत्नेन संरक्षिते वित्तमयाति यति च अच्छिड़ो विततः छिड़ो वृत्तस्तु हतो हतः। इस तरीके से हम लोगों का श्लोक दे देगा, ठीक। अब इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद, जैसे प्रसंग में इस श्लोक में कवि मनुष्य को अपनी चरित्र की रक्षा हेतु प्रेरित कर रहा है। क्या बता रहा है, जैसे चरित्र ही प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना नहीं, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मानव मृतवत हो जाता है, अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, इस तरीके से। यानी कि विद्या सर्वश्रेष्ठ है, विद्या से ही सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, को अर्थ पूर्ण जतेन ए न विद्वान न धार्मिका काड़ेन चतुषा किम व चक्षु पिंडे व केवलम। इस तरीके से हम लोग दे देगा। हम लोग अर्थ लिख सकते हैं जैसे, ऐसे पुत्र जात का जो न विद्वान है न धार्मिक, आंखों से काना, नेत्र का क्या, जो केवल पीड़ा देता हो। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं अर्थ में, ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है जैसे, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं लोट लकार में, लिखतु लिखताम लिखन्तु लिखतम लिखान लिखावल
लिखाम, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, गम गम धातु के लोट लकार के रूप लिखिए। जैसे गम धातु लोट लकार, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों का, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, हम लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे शुद्ध शुद्ध का ज्ञान कराना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना, संस्कृत भाषा की संक्षिप्त स्पष्टता का ज्ञान कराना, भाषा का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को दर्शाइए। संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो का, तो जैसे संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या मतलब, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटे डिस्क पर उतारा जाता है। इसमें भंडारण हेतु कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है जब वस्तु अधिक संख्या में बनाई जाए। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इस पर पहुंचना सरल होता है तथा इनमें मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त होती हैं। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। स्वचालित फ्रेड स्टाफ की व्यवस्था होती है, इसमें स्वतः चलित होता है। अगला, डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचाने की सुविधा होती है। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता, जैसे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे वह घर से विद्यालय जाता है, सा गृहत विद्यालयम गच्छति, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तो हो जाएगा इसका आंसर, हम लोग लिख सकते हैं, जैसे युवाम संस्कृत पठतः, अब लड़के मैदान में खेलते हैं, बालकः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। इस तरीके से राम रामपुर में रहता है, रामः रामपुर निवसति। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं, श्रव्य दृश्य उपकरण एक उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दृश्य साधन में वे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है, ये दृश्य साधन होते हैं, जिनका उपयोग शिक्षक कम खर्च तक कम श्रम में शीघ्र सिखाने में उपयोगी पाता है। श्यामपट्ट, जैसे श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट, मानचित्र, मॉडल चित्र, चार्ट, फलालेन, पट, प्रतिरूप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब श्रव्य साधन क्या है, जैसे श्रव्य जो सुनाई देता है केवल, ठीक, श्रव्य वे साधन है जिन्हें सुनकर पाठ्यवस्तु समझने में मदद मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर व लिंगोफोन। शुद्ध उच्चारण एवं आदर्श वाचन के लिए ये नितांत उपयोगी हैं। तुलनात्मक वाचन के अंदर को जानने के लिए टेप से बहुत सहायता मिलती है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। में आगे हम लोग देखते हैं जो श्रव्य दृश्य उपकरण दोनों होता है, ये वे उपकरण होते हैं जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। जैसे टीवी पर प्रसारित शैक्षिक चित्र, नाटक, शिक्षा प्रदत्त फिल्म, टिप, इस तरीके से श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आते हैं। उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं। सीखने का वह सामान्य नियम है कि उसके लिए जितनी ही अधिक इंद्रियां क्रियाशील होंगी उतना ही सीखना अति शीघ्र होगा। ठीक, इस तरीके से अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं। आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं। अनुकरण यानी नकल मार के, ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे दिया कि शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः शिक्षक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातें का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, ठीक, जिससे बालक को वाचन हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटि रहती है और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उन्हें आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में बालक के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। ठीक, इस तरीके से अनुकरण क्या है। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इससे अनुकरणीय वाचन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है। जैसे इसके दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत वाचन होता है
समवेत वाचन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। जैसे अनुकरण वाचन होता है छात्र द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के पश्चात होता है, बाद में होता है। सस्वर वाचन उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, संस्कृत में गद्य की पाठ्य योजना बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो हम इसमें जैसे लिख सकते हैं, जैसे दिया गया हम लोगों का है, इसमें कुछ मेन पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे संस्कृत में पाठ्य योजना बनाते में क्या क्या ध्यान रखें, जैसे गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचार को शीघ्र तथा सही रूप में सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। शोक हर्ष आदि भाव को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। गद्य शिक्षण द्वारा विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है। गद्य शिक्षण में बालकों को पठन कला के योग्य बनाया जा सकता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, अनु तथा उपसर्ग से बने संस्कृत के दो शब्द लिखिए। जैसे अनु उपसर्ग से बने, अनु मतलब पहले आता है, उपसर्ग और प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है। अनुचरः, अनुकूलतम, अव में जैसे अवतार, अवमानना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, तव्यम, तव्यतः एवं कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के दो शब्द लिखिए। जैसे कत्वा प्रत्यय लगाकर दो शब्द, जैसे गत्वा, गृत्वा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। जैसे दिया गया हम लोगों का है, गोधूम, ताक्रम, द्राक्षा, कदलीफलम, वदरीफलम, लोचनम। जैसे गेहूँ, मट्ठा, अंगूर, केला, बेर, आँख, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे हम लोग पीछे भी संस्कृत में अनुवाद देख चुके हैं। इस तरीके से वृक्ष, अगला हम लोग पहला दिया गया है, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, वृक्ष त्रियम पत्रम असित, वह विद्यालय जाता है। तो सा विद्यालय अगच्छति, राम के पास 2 फल हैं, रामेषु द्विव पुष्पम अस्ति, राम ने रावण को मारा, राम रावणम अनहत। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो मैं काम करता हूँ, अहम कार्यम कुर्वम। ठीक, बालिकाएं पढ़ती हैं, छात्रा पठति, वे दोनों घर जाते हैं, तव गृहम गच्छता, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को किस हिंदी लिखिए। जैसे दिया गया, खग मतलब पक्षी होता है, दांडी मतलब अनार होता है, सर सिज्जम मतलब फल और पिपीलिका मतलब चींटी होता है, कंजूरा मतलब हाथी होता है, गौधूम मतलब गेहूँ होता है, नुकलो मतलब नेवला होता है, अश्वत्थ मतलब पीपल होता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दीर्घ संधि, यह हास्य अथवा दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रम में अ ई उ री हास्य अथवा दीर्घ आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ वर्ण यानी स्वर हो जाते हैं, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसे 4 प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आ धन आ बराबर आ, उ कामा उ धन उ बराबर उ। ठीक, ई धन ई बराबर ई, इस तरीके से री धनी बराबर री। तो जैसे राम धन अवतार बराबर राम अवतार है, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। जैसे ददति, ददति, दधसी, दस्थ, दस्त, तथ, ददामि, द्वदह, दद, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं दद धातु का। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। जैसे परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। जैसे शासका, द्राक्षा, वृषभ। जैसे 46 में शासका मतलब खरगोश होता है, द्राक्षा मतलब अंगूर होता है, वृषभ मतलब बैल होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री की उपयोगिता संक्षेप में। जैसे सर्वदृश्य सामग्री हम लोग ऊपर समझ चुके हैं, ठीक, तो इसमें समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सर्वदृश्य सामग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों को जैसे दिया गया क्वेश्चन, तय सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। जैसे तद का पूछा गया है, तद शब्द का स्त्रीलिंग, जैसे शा ते ता, तम ते ता, तौ ते ता, इस तरीके से होता है, ठीक, इस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति। तुम कहाँ रहते हो? श्याम पैर से लंगड़ा है, पेड़ से फल गिरते हैं, इस तरीके से। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम लोगों का दिया गया है, त्वम कुत्र निवासी, श्याम पदेन स्व वृक्षात फलम पदंती, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत दिया रहेगा, उसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करता है। युवम पठत, अहम पठत, वयम गच्छम, वृक्षाम फलति। तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम सब जाते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे संस्कृत शिक्षण की निम्नलिखित विधाएं हैं, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक। तो हम इसको क्रम वाइज देखते हैं। जैसे वार्तालाप, भाषा को सुनने के 4 चरण होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना तथा बोलना, इसी के अनुसार वार्तालाप होती है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर भी प्रश्न पूछ के और प्रश्न का उत्तर दे के प्रश्नोत्तर विधि को किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इसमें चित्र, जैसे चित्र दिखा के चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को समझाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे धातु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसे तो इसको हम लोग 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अगला इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। संस्कृत का लगभग हर शब्द अंत में ही धातु रूप से ही तोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्री, भू, अस्ता, यु, गम, पट आदि कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं। जैसे संस्कृत में सम, धन, क्री, धन, कित मतलब उपसर्ग, धातु प्रत्यय। धातु में जैसे धा, धन, नि बराबर धातु है प्रत्यय है, ठीक। इस तरीके से हम उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे ये धातु धातु है, ये जो दिया गया है प्रत्यय है, ठीक है। धातीन इस तरीके या धीन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत भाषा का वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। इस तरीके से हम लोग संस्कृत में वर्णमाला को बांट सकते हैं। अब क्रम वाइज हम लोग कैसे इसको अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं स्वर को, जो वर्ण स्वर उच्चरित होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त स्वर। इस तरीके से व्यंजन, जो हम लोगों का वर्णमाला में दूसरा है व्यंजन, जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जब हम थ्योरी पढ़ाए थे तब हम इस चारों को पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे। अब अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और विसर्ग, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि हा, सो शेष रहती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसको वर्ण के बाद ऊपर नीचे 2 बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस तरीके से। अनुस्वार, जैसे जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि म की रह जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर यह बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे अंग, इस तरीके से, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे बालक हंसता है, शीला ने पढ़ती है, शीला ने पुस्तक पढ़ी,
पत्ते गिरते हैं बंदर दौड़ेंगे। इस तरीके से हम लोगों का संस्कृत में देगा, उसको हम लोग हिंदी में देगा, संस्कृत में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है। बालक हंसता है, बालका हंसति। शीला ने पुस्तक पढ़ी, शीला पुस्तकम पठत। पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतंती। बंदर दौड़ेंगे, बंदर धावमा। इस तरीके से हम लोग का हिंदी में दिया रहेगा, संस्कृत में हम लोग कन्वर्ट करना रहता है। तो हम लोगों का संस्कृत का जो राजन सीरीज से था संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोगों का जैसे 2018 का मॉडल पेपर दिया गया है 19 का और 22 का, हम लोग क्रम वाइज इसको आगे हल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें वीडियो कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों।